गुड आफ्टरनून जेंटलमैन एंड लेडीज। करंट इलेक्ट्रिसिटी के थर्ड चैप्टर के रिवीजन में स्वागत। बहुत बढ़िया चैप्टर, एकदम स्कोरिंग चकाचक। लेट्स फाइंड आउट व्हाट वी हैव। we'll define electric current first. And what is electric current? Let us say that Q plus amount of positive charges are going in one direction. Similarly, Q minus amount of positive charges are going in the same direction. So what is the net charge flowing in one particular direction? Net charge flowing is, we'll call it Q. That is Q plus, ladies and gentlemen, तुम अगर नेट चार्ज देखने जा रहे हो तो इट इज Q प्लस प्लस Q माइनस। Q माइनस को आप माइनस कंसिडर करेंगे, Q प्लस को प्लस कंसिडर करेंगे, एंड दैट इज हाउ बीच में माइनस का साइन सेटअप हो जाएगा। सो दिस इज हाउ द नेट चार्ज इज ऑलवेज फाउंड आउट। हियर Q माइनस विल बी टेकन नेगेटिव, Q प्लस विल बी टेकन पॉजिटिव। वी डिफाइन करंट, इलेक्ट्रिक करंट, as the amount of charges crossing a given cross section of a conductor per unit time. So this is how we are going to define electric current. I, the most simplest equation, I is net charge over time t. SI unit of current. Now current is a scalar quantity, is coulomb per second. Charge is in coulomb, time is in second, or it is better known as ampere. Okay, so it is ampere, scalar quantity hai. Now if you want to say that average current वगैरह find करते हैं, average current, average I will be delta Q by delta T. If you say delta Q amount of charge passes through the cross section in time delta T, then the average current is defined as delta Q by delta T. Taking limit delta T tending to 0, what we are looking at, instantaneous current I, limit delta T tending to 0, delta Q by delta T, that is dQ by dt. So I is dQ by dt. This is your equation for current. ये तीन है, 1, 2 and 3। जो जैसी जरूरत पड़े वैसा आप उसको यूज कर लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। नाउ हाउ डू यू मेक चार्ज फ्लो? बगैर इलेक्ट्रिक फील्ड के तो चार्ज फ्लो ही नहीं होना, क्योंकि इफ यू लुक एट एनी कंडक्टर, इन अ कंडक्टर सपोज काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, द चार्जेस विल बी रैंडमली मूविंग इन एवरी डायरेक्शन। सो सपोज दो चार्जेस, दो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जा रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां आ रहे हैं, कट हो गए। एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, कट हो गया। सो इफ यू हैव अ नॉर्मल कंडक्टर where there is no electric field, there is actually no current passing through it. In order for current to pass through, आपको चार्जेस को एक दिशा में भगाना पड़ेगा, और वो कैसे होगा? By using an electric field. So supposing I set up, मैं यहां पे एक डिस्क लगाता हूं, having positive charge, and यहां पे एक डिस्क लगाता हूं having negative charge. Do you agree, due to this positive and negative, कंडक्टर के अंदर I have set up an electric field which is directed from positive to negative. ये रहा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके अंडर में charges are now going to flow. And for example, this negative charge, this negative charge, ये किस तरफ फ्लो होगा? इस तरफ। यहां दूसरा नेगेटिव चार्ज है, वो भी किस तरफ फ्लो होगा? इस तरफ। सो ऑल नेगेटिव चार्जेस जो पहले रैंडम थे, वो अब एक दिशा में फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। आई नो योर नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ये नेगेटिव चार्जेस इसको आके टच करेंगे तो वोंट दिस सिलेंडर, वोंट दिस डिस्क बी न्यूट्रलाइज्ड? या इट विल। सो दैट्स लवली। सो दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू बी, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बट अगर किसी तरीके से मैं कंटिन्यूअसली इसमें पॉजिटिव चार्ज डलवाता रहूं, तो डोंट यू अग्री, चार्जेस का कंटिन्यूअस फ्लो मुझे मिलता रहेगा। I will get what is said a continuous current flow. Okay, so this is how it is. Acha, we already know this, that only electrons constitute current flow. This is what happens in reality.
बट अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन एस्टैब्लिश बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो कन्वेंशनल करंट is the flow of positive charges. Remember this always. अगर कोई तुमसे कहे कन्वेंशनल करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो हम कन्वेंशनल करंट की जब बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस. पॉजिटिव चार्जेस आर सीमिंग टू फ्लो फ्रॉम ए टू बी. हमको माइंड में पता है कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम बी टू ए, दे आर मूविंग इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन. पर कन्वेंशनल करंट का आइडिया हम हमेशा आगे लेकर चलते हैं. ओके, हम हमेशा कन्वेंशनल करंट की ही बात करेंगे. ओके, आगे बढ़ते हुए एक नई चीज डिफाइन करने जा रहा हूं, विच इज कॉल्ड करंट डेंसिटी. यू नो, करंट के इक्वेशन में हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया को कंसीडर नहीं किया था, तो इस क्वांटिटी में, करंट डेंसिटी में, वी शैल कंसिडर द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑल्सो. So current density, it's called J bar. It's a vector quantity. J bar. But don't confuse it with J cap. J cap वो y axis का unit vector है. So current density का एकदम precise definition. Current density is electric current upon the cross sectional area perpendicular to the direction of current flow. हमेशा याद रखना, क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा पर, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल फ्लो. सो योर इक्वेशन फॉर करंट डेंसिटी J बार, करंट तो I है एंड एरिया वेक्टर इज A बार. और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज, वी यूजुअली राइट इट एज I is Ja. Alright, I is Ja, but this is J bar dot A bar. If you want, you can write it as J A cos theta also. SI unit of current density is ampere. Now current is in ampere, area is meter square, so ampere per meter square. With this idea in tow, we go to Ohm's law. One of the most important laws for electricity was Ohm's law. And Ohm saw that the ratio of the potential difference between any 2 points in the conductor upon the current flowing through the conductor remained constant. That is, V by I is constant, and this constant is denoted as R and is called the resistance of the conductor. So Ohm's law is actually V by I is constant. Alright, फिर वो उसको R कहते हैं, and therefore the most famous form of Ohm's law, V is IR. This is not actually Ohm's law, this is the modified or the general form of Ohm's law. Ohm's law is this, V by I is constant, that is Ohm's law. So V is equal to IR. SI unit of R, resistance, is, you can see here it is volt upon ampere, or better known as Ohm. Symbol is omega. Alright, so V is equal to IR is the general form of Ohm's law. Now let me tell you, resistance is that property of the conductor which opposes the flow of current. Resistance का reciprocal, ulta, you know, the property that allows the flows of current is called conductance, and it is actually inverse of resistance. It is 1 by R, and as a result, इसका ऐसा unit, conductance का ऐसा unit is Ohm inverse. Ohm inverse, or you can also call it mho. Symbol भी उल्टा ओमेगा हो सकता है, या फिर फाइनली एक नया मिला, Siemens. You know, Siemens, and symbol is bada S. So this was conductance, which was the reciprocal of resistance. अब resistance जो है कौन सी चीजों पे डिपेंड कर रहा है? रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? हमने देखा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, डायरेक्टली ऑन लेंथ. रेजिस्टेंस डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया,
तो इन दो चीजों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, बट ऑफ कोर्स मटेरियल। तो हम एक इक्वेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं रेजिस्टेंस के लिए। सो लेट्स सी, वी नो R is directly proportional to L and R is inversely proportional to A. So what do we have finally? Therefore R proportional to L by A, and as a result I'll introduce a constant of proportionality. R is rho L by A. Here rho is called resistivity, or it is also called specific resistance. SI unit of rho is ohm meter. एंड जैसे मैंने कंडक्टेंस डिफाइन किया था रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, वैसे ही मैं कंडक्टिविटी डिफाइन कर रहा हूं विच इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. कंडक्टिविटी इट्स का सिंबल है सिग्मा. सो कंडक्टिविटी सिग्मा is 1 by rho. Well, let me try to derive another equation for Ohm's law. You know, V is equal to IR was the general form of Ohm's law, but what I'm trying to derive is called the vector form of Ohm's law. Now, what is supposed to be that vector form? You know, everybody knows V is equal to IR. Okay. अब ये मुझे पता चला R is equal to rho L by A. So I might as well write this as I into rho L by A. If you have noticed this equation carefully, can you see I by A? हमने थोड़ी देर पहले डिफाइन किया था I by A is J, but I by A is J. So V is J rho L. Let me write this as equation number 1. This was equation number 1. Let me write this equation number 2. Also, you know V is equal to ED. Everybody knows. और यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा L, तो V इज इक्वल टू EL. तो इस V की जगह मैं EL लगा देता हूं. सो EL इज J rho L. L goes away and therefore you are left with E is J rho. If you want to write it in vector form, then E bar इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, J bar भी वेक्टर है. एंड अभी थोड़ी देर पहले देखा रो इज 1 by sigma. Finally रो is 1 by sigma. So E bar is J bar the whole over sigma, which gives me, ladies and gentlemen, lovely equation here. So J bar is sigma E bar. J bar is sigma E bar. This is the vector form of Ohm's law. Alright, J bar is sigma E bar. In scalar form, J is sigma E. This is the vector form of Ohm's law. Now let's talk about drift velocity. This is a very important topic. सर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? बड़े बड़े बंदे आके मेरे को पूछते हैं सर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअली होता क्या है? क्या कोई इलेक्ट्रॉन एक्चुअली ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलता? नहीं, नॉट प्रैक्टिकली, बट इन एसेंस हम ये मान रहे हैं कि whenever you are applying an electric field in a conductor, this electric field is not being experienced by a single electron. All the electrons are going to experience this electric field, and consequently all electrons will undergo acceleration. सबका होगा. But when they move inside a conductor, this motion, you will say sir it is accelerated motion. Yes, no doubt. But ये इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं है पूरे कंडक्टर में. There are positive ions which are fixed at the lattice points. So this electron is going to collide. And इस collision की वजह से motion accelerated नहीं होगा. इसकी velocity बढ़ेगी, टकरा जाएगा, फिर से velocity 0 हो जाएगी, फिर से खड़ा होगा, फिर से निकलेगा, accelerate होगा, फिर से collide कर जाएगा. And as a result, when you see the picture on an average, when you see the large picture, it seems that electron शुरू हुआ, speed बढ़ी, फिर 0 हो गया, फिर शुरू हुआ, speed बढ़ी, 0 हो गया. So you cannot classify that as an accelerated motion. So on an average, you say that the electron moves with a certain fixed velocity, which is called average velocity or ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो उसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन निकालने जा रहे हो, तो स्टे विथ मी.
and hold this line. Drift velocity, नाम है इसका VD. You can call it VD bar or whatever you want to call it in life. Now, what is the main idea? Okay, in absence of electric field, we start with this idea. In absence of electric field, charges, electrons move randomly in all directions. We all know this, in all possible directions. So if I were to take the summation of all their initial speeds, so the net sum of all their initial speeds, summation vi bar, this is all initial speed, is 0 from I equal to 1 to n. So the net sum of all initial velocities, actually not speeds, is equal to 0. अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया. Now electric field is applied, and as a result, let me draw the diagram a little later. So अब acceleration होगा. So acceleration is, I hope you remember, F bar is QE bar and force is MA. तो अगर आप derive करना चाह रहे तो let's go with this. F bar is QE bar and charge electron का minus है तो minus E into E bar. फोर्स माँ होती है बंदूक, एंड यहां पे 10 एक्सीलरेशन मिल जाना. एक्सीलरेशन वाले को इस इक्वेशन में लिखते हैं माइनस ई बार बाय एम. एंड माइनस का साइन ये सजेस्ट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होने वाला है, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में होने वाला. सो इफ यू आर गोइंग टू लुक एट this is my conductor and this is the ions out here. कोलाइड करेगा, टेंशन मत लेना. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड सर किस दिशा में? इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में. So if this is my electron here, do you agree it's going to move in this direction? And when it moves in this direction, वो जाके इसको कोलाइड कर जाएगा ढाप, फिर जाके इसको कोलाइड कर जाएगा ढाप, फिर जाके इसको कोलाइड कर जाएगा ढाप, फिर इधर जाएगा. इन शॉर्ट यहां से यहां तक पहुंचने में काफी कोलिजन्स हो गया. सो लेट अस से द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ith इलेक्ट्रॉन is, I'm going to use my equation V bar is V0 bar plus A bar into T. तो ये जो V bar है फाइनल वेलोसिटी, इसको बड़ा लिखता हूं, बड़ा V bar. I'm using the symbology that has been used in the textbook, nothing new. So and initial speed क्या है? Initial velocity Vi bar plus how much is A bar? ये रहा minus E bar by M the whole into T. Ti ले चल. ओके पर सर ये तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, ith इलेक्ट्रॉन का है, मुझे तो सबको देखना है. So if we look at all equations, all electrons on an average, the total final velocity of all electrons is, I'm going to take this summation Vi, and before I write that, let me tell you that though this equation looks fine, standard accelerated motion, but when we saw here from here to here, the electron did not perform pure accelerated motion. It collided with positive ions, and as a result I can say that from here to here the electron moved with a certain fixed velocity. It actually drifted. So this velocity is called drift velocity. So is taken as average of final velocities and is called drift velocity. It is denoted as Vd bar. So I'm not writing all that theoretical stuff, okay? I hope you remember all that. So Vd bar, which is summation of बड़ा Vi bar, ये मैं इस पूरे में summation मारने वाला हूं, is equal to summation छोटा Vi bar plus ये माइनस लिख दो ना, E bar by M, ये तो कांस्टेंट है, and summation of all Ti. We know this already, ये 0 है.
इसको हमने VD का नाम दिया है. So what does my final equation becomes? Here आई एम गोइंग से सिग्मा टी आई. कुछ जल्दी टकराएंगे, कुछ लेट टकराएंगे, बट ऑन एन एवरेज मैं समेशन टी आई को नाम देता हूं टाउ, विच इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम. एंड दस आई होप यू आर लुकिंग. तो वी डी बार इज, ये तो जीरो है, माइनस ई बार बाय एम इंटू टाउ. जीरो माइनस समथिंग इज फाइनली वी डी बार इज माइनस ई बार बाय एम into tau. And if you are interested in finding magnitude in terms of magnitude, VD इसमें माइनस नहीं आता, E by m into tau. I hope this much is visible. बराबर. So VD is E by m into tau. तो this was the idea for drift velocity. कभी कभी 3 मार्क का क्वेश्चन पूछ लेते हैं. एंड इस आइडिया को यूज करके मैं ट्राई करने जा रहा हूं कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये मैं फाइंड करूं. ओके, नो प्रॉब्लम्स. तो मैं वो चीज फाइंड आउट करने से पहले ये एक जनरल स्टेटमेंट दे देता हूं. अब मुझे पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विथ अ सर्टेन फिक्स्ड वेलोसिटी Vd इन अ कंडक्टर अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अगर Vd स्पीड है उनकी, तो इन टाइम डेल्टा टी हाउ मच डिस्टेंस डू यू थिंक दे विल कवर? डोंट यू अग्री? डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम. सो माय दिस आइडिया इज रिलेशन between current and drift velocity. So electron charges are moving with speed Vd. So considering average speed as Vd, in time delta t, distance traveled by the charges is Vd delta t. अगर मेरे कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, लेट मी शो दिस टू यू. ये रहा कंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉन्स ने डेल्टा टी टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया है Vd डेल्टा टी. और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, हाउ मच volume occupied by the charges isn't volume area into length? Volume, ये पेन बेचारी चली गई है. Let us switch weapons. Area into length, volume होता है area into length, और length ये रहा Vd delta t. So A Vd delta t. Now let me introduce a new quantity, number density. If there are, ये there है, n charges per unit volume, then इतने में कितने चार्जेस होंगे? Then number of charges in given volume. एकदम स्टेप बाय स्टेप चले जा रहा है. Isn't it छोटा है number of charges per unit volume into volume? तो ये वॉल्यूम की जगह ये Vd delta t, n a Vd delta t, and so charge occupied q by the quantization of charge q is equal to ne. So n a Vd e delta t. And now you want to find out current by electric current. Last equation, sirji. Electric current I is q by delta t. Time कितना आएगा? Delta t. तो n a Vd e delta t over delta t. Delta t goes away, and you are left with a very lovely equation. I is n e Vda, या I is Nevada. So बहुत ही बढ़िया इक्वेशन सीखा. सो I, इसको हम कहते हैं I like नेवाडा. याद है? देख लो इसको. ऑल्सो तुमको तो पता ही है, I is ja. So J into A is NEVDA. A gets over. So J
is NEVD. Let me take this opportunity, ये तो बहुत अच्छा इक्वेशन ही था, I like Nevada. हमने थोड़े टाइम पहले VD का भी एक इक्वेशन निकाला, हमने थोड़े टाइम पहले J के लिए भी इक्वेशन निकाला. J क्या था? सिग्मा E. तो J की जगह सिग्मा E और VD की जगह E by M into tau. So what are you left with people? क्या कटेगा? सुक सुक. तो सिग्मा is NE square tau by M. I am not so happy with this equation. नंबर तो पता ही नहीं मुझे. This is 5, this is 6, this is 7. This equation tends to give me sigma is what? 1 by rho. तो 1 by rho मुझे जब मिल जाएगा, therefore I get rho is M upon NE square tau. Though this equation might seem only as a relation between resistivity and relaxation time, but this equation is actually telling us, proving to us that with increase in temperature, the resistivity also increases. सर कैसे? भाई देखो, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, कोलिजन्स फास्टर होंगे, कोलिजन्स फास्टर होंगे, दो कोलिजन्स के बीच का टाइम टाउ घटेगा, टाउ घटेगा तो रो बढ़ेगा, and thus you get the direct correlation that with increase in temperature there will be decrease in tau and thus there will be increase in resistivity rho. This is a very lovely equation. Just have a look before I take it all off. अच्छा, any questions so far? अब तक जो कराया उसमें कोई भी दिक्कत, कोई भी चीज? No sir. We are all good? Okay. Okay. अब मोबिलिटी की बात करते हैं. वैसे मोबिलिटी के बारे में कुछ खास कहने जैसा नहीं है, फिर भी द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया मैं उसको रख रहा हूं ताकि मैं मोबिलिटी में भी इसको यूज कर सकूं. द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी. एकदम सिंपल डेफिनेशन, मक्खन जैसा स्मूथ. मोबिलिटी को डिफाइन किया जाता है, सिंबल है उसका म्यू, दैट इज इक्वल टू वीडी बाय ई. एकदम मक्खन. एंड यहीं से हमको पता चलता है कि ऐसा यूनिट ऑफ मोबिलिटी, ऐसा यूनिट ऑफ सिग्मा म्यू इज मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, और कभी कभी सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड भी इस्तेमाल कर रहे थे, कोई दिक्कत ही नहीं. भाई यहां से आपको वीडी और म्यू में, वीडी और ई में कोई रिश्ता नजर आ रहा है? ओ मैंने एक्चुअली इक्वेशन उड़ा दिया, वीडी नहीं है. नाउ अभी थोड़ी देर पहले याद है हमने लिखा था वीडी इज ई बाय एम इंटू टाउ, वो एक्चुअली वही लिखा था नीचे, फिर मैंने वो इक्वेशन खींच लिया. अच्छा भाई, तो अगर मैं ई को नीचे उतारूं तो हाउ मच इज वीडी बाई ई? इजंट इट ई टाउ बाई एम? तो मोबिलिटी का एक और एक्सप्रेशन मिल गया है जी, म्यू विच इज वीडी बाई ई, नो डाउट, इज ई टाउ बाई एम. वैसे तो देखने जाओ तो काफी सारे एक्सप्रेशन है मेरे पास, एक और एक्सप्रेशन भी है जो यहीं से निकाल सकता हूं मैं. वीडी बाई ई, यू नो, जे इज इक्वल टू एनी वीडी, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई. तो ये जैसे जे इज इक्वल टू एनी वीडी है, लगा ही देता हूं, जे इज सिग्मा ई, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एनी वीडी. सो हाउ मच विल बी वीडी बाई ई? ये ई को नीचे उतारो, इजंट इट सिग्मा बाई एनी? वैसे दिस इक्वेशन इज नॉट गिवन इन द टेक्स्ट बुक बट माइट एज वेल. सो म्यू विच इज वीडी बाई ई इज सिग्मा बाय एनी. तो ये बहुत सारे इक्वेशंस की भरमार हो गई यहां पे. तो म्यू के बेसिक इक्वेशन, ये दूसरा फॉर्म, ये तीसरा फॉर्म. ओके, तो दिस इज मोबिलिटी. नाउ एज आई सेड हियर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा. इज देयर एनी क्वांटिटेटिव रिलेशन दैट वी हैव? यस वी डू. आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है सबके लिए हाँ है मेरे पास. हाँ, हमारे पास कुछ ना कुछ तो होता ही है. सो रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेजिस्टिविटी, रिलेशन बिटवीन resistivity and temperature. भाई एक ही रिलेशन जो बदल देगा सबकी दुनिया,
अच्छा मैं यहां पे बेसिक लिख देता हूं, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस resistivity increases and thus resistance also। भाई रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी तो बढ़ेगा, तो कौन सा रिलेशन इस चीज को पूरा करेगा? ये रिलेशन आ रहा है ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। ये ब्लैक दिखाई नहीं दे रहा, अब दिखाई देगा। रो थीटा is equal to rho zero है सर, ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा थीटा माइनस थीटा जीरो। भाई मैंने थीटा को टेम्परेचर रखा है, अगर आप टेम्परेचर को टी लेना चाहते हैं बी माई गेस्ट, बराबर, कोई लोड ही कोई नहीं है। सो रो थीटा इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट टेम्परेचर थीटा, रेजिस्टिविटी of the material at temperature theta. Rho zero is the resistivity of the material at some reference temperature, ये reference temperature ये लिया है theta zero, and alpha is the temperature coefficient of resistivity। और ये जो temperature coefficient of resistivity है उसका ऐसा यूनिट है पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन। अब इस तरह का, जिस तरह का मैंने रेजिस्टिविटी के लिए लिखा है, क्या ऐसा ही रेजिस्टेंस के लिए लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। आर थीटा इज आर जीरो 1 प्लस अल्फा थीटा माइनस थीटा जीरो। भाई ये जो अब तक देखा उसको देख करके इलस्ट्रेशन 1 करने की इच्छा हो जाती है, और इलस्ट्रेशन 1 में एकदम सिंपल बात करी है उन्होंने आई थिंक सोडियम या कॉपर आइटम दिया हुआ है, समथिंग लाइक दैट, कॉपर आइटम है। एग्जांपल 3.1 दे से एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ कॉपर वायर ऑफ सम एरिया कैरिंग करंट ऑफ दिस मच, अज्यूम ईच कॉपर आइटम कंट्रीब्यूट्स 1 इलेक्ट्रॉन, डेंसिटी दी हुई है, एटॉमिक मास दिया हुआ है। द फर्स्ट थिंग दैट यू रिक्वायर, you know, they have asked you for VD, so can I take this off now? Can I have a look? एकदम स्मूथ बात है इलस्ट्रेशन 1 में। मैं VD फाइंड करना चाह रहा हूं इलस्ट्रेशन 1 में। एरिया दिया है, करंट दिया है। नाउ यू विल टेल मी सर नंबर डेंसिटी नहीं दिया है, जो छोटा n होता है, आई इज नेवाडा, उसमें जो छोटा n है वो नहीं दिया है। सो फ्रैंकली दैट इज द की। सो VD फाइंड करनी है, एरिया दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, आई डोंट नो कितना दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, एंड डेंसिटी दी हुई है, D इज डेंसिटी ऑफ कॉपर दिया हुआ है, एंड VD फाइंड करनी है। सबसे पहले काम होता है नंबर डेंसिटी का। नंबर डेंसिटी मैंने इस वक्त पे आपको एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला दिया था, N नंबर डेंसिटी इज DNA by M। I hope you remember this formula। तो जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन हो, you can use this formula। नंबर डेंसिटी is the density of the material into Avogadro number over atomic weight या atomic mass। so इसको D है, M है, Avogadro number हमको पता ही है, यहां से N मिल जाएगा, and finally I is NeVDA which gives me VD। you want me to solve this people? what say? No, sir. You sure? No, sir. नहीं तो I can solve it also, I don't mind। okay? और यहां से I है, A है, N यहीं से मिल गया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, यहां से आई थिंक 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, जहां तक मुझे याद है ना? Yes, yes, sir. 1 मिलीमीटर या 1.1 मिलीमीटर? 1.1. फेयर इनफ। तो ये है VD। दूसरे क्वेश्चन में दे हैव आस्क्ड यू टू कंपेयर VD with the speed of a thermal electron। now thermal electron मतलब टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस which is 300। you know the speed root of 3 kBT by m, बरोबर ना? नहीं, हाँ बरोबर है, VRMS is root of 3 kBT by m। हाँ बरोबर तो है, गलत जा रहे हो। ये करोगे, KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मास दिया हुआ है,
तो करीबन आई थिंक 200 मीटर पर सेकंड जैसा आ जाता है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स का थर्मल स्पीड. ओके, एंड यू कैन कंपेयर दिस विद दिस कि अरे ये तो बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा होता है, थर्मल इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत बड़ी है. एंड लास्टली दे हैव आस्क्ड यू द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. द स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, हमने वैसे वो बात चैप्टर 8 में देखी, बट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट. So C is 3 into 8 meter per second. So ये 10 raised to minus 3, ये 10 raised to 8, मतलब this is 10 raised to 11 times more than this. Yeah, this is 10 raised to minus 11 times the speed of the propagation of electric field. So this was it. Then we go on to color code, carbon resistors. Carbon resistors के color code में, पहले दो टाइप के रेजिस्टर्स आते थे, थिन फिल्म रेजिस्टर्स, कार्बन रेजिस्टर्स. फिर धीरे धीरे थिन फिल्म रेजिस्टर्स चले गए, कार्बन रेजिस्टर्स आ गए. एंड कार्बन रेजिस्टर्स का कुछ इस तरह का होता है, इतना ऐसा होता है ये कार्बन का रेजिस्टर, चावल के दाने जितना होता है, और उस पे उसका रेजिस्टेंस लिखना मुश्किल होगा क्योंकि वो पढ़ने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए. तो दे डिवाइस्ड अ वे कि इस पे कलर की बैंड्स मार देते हैं. And by reading the colors on the band on the resistor, we can find out what its resistance is. For example, one typical example will be red, let us say orange, blue, and gold. Now red, orange, blue, and gold, what does that tell us? We don't know. Till we do not know the color code for carbon resistors, हम इसको सुलझा नहीं सकते. तो किस तरह वर्कआउट होता है? I hope you remember. First and second bands, फिर third band is the 10 raised to x, and finally इसको थोड़ा सा दबा देते हैं, fourth band which is called tolerance. Okay, well, I seriously hope you remember this. Do you remember the mnemonic? B.B. Roy of Great Britain has a very good wife. याद आई? B.B. Roy of Great Britain has a very good wife. याद आई मतलब नेमोनिक की याद आई या गुड वाइफ की याद आई? तुम भी कमाल करते हो. दुनिया की शुरुआत में सब कुछ क्या था? ब्लैक. और फाइनली सब कुछ क्या हो जाने वाला है? व्हाइट. बीच में बाकी सारे ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड व्हाइट. अब उसकी वैल्यूज किस तरह करोगे? भाई शुरुआत होती है 0 से और एंड होता है 9 से. तो ब्लैक इज 0, ब्राउन इज 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वायलेट 7. ये आरो इसलिए मार रहा हूं ताकि इधर उधर ना हो जाए. ग्रे 8, व्हाइट 9. तो पहले दो बैंड्स की वैल्यू सीधी रख दोगे, एंड थर्ड विल बी द 10 raised to x, मतलब यही वैल्यू बट 10 raised to 1, 10 raised to 0, 10 raised to 1 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ टिल 10 raised to 9. अच्छा, बट भूलिएगा नहीं कि थर्ड बैंड में इन कलर्स के अलावा गोल्ड और सिल्वर भी हो सके हैं. तो गोल्ड अगर हो तो उसकी 10 raised to x वैल्यू कितनी होती है? 10 raised to -1. सिल्वर हो तो 10 raised to -2. एंड टॉलरेंस विल गिव यू द परसेंटेज वेरिएशन. तो टॉलरेंस में गोल्ड हो सकता है, सिल्वर कलर हो सकता है, या फिर कोई और कलर हो ही नहीं सकता. नो कलर. आई होप यू कैन रीड दिस मच. तो गोल्ड हो तो ±5%, सिल्वर ±10%, एंड नो कलर ±20%. आई होप यू कैन रीड. इतना नीचे पढ़ाई दे सकता है शायद. Yes, sir. बस. तो नो कलर के बाजू में ±20% लिखा है, सिल्वर के बाजू में ±10%, गोल्ड के बाजू में ±5%. Now how are we going to interpret this color code? Okay, let's start. पहला कलर कौन सा है? रेड. तो रेड वाले पहले और दूसरे बैंड के लिए इस टेबल में देखें, रेड की वैल्यू कितनी है? 2. सो दिस इज 2. सेकेंड बैंड के लिए ऑरेंज का कितना है? 3.
तो पहले दो बैंड का तो सीधा उतार देने का, मल्टीप्लाई बाय ब्लू, भाई ब्लू थर्ड बैंड ये रहा, ब्लू वैल्यू कितना 10 6, तो यहां कितना आएगा 10⁻6, एंड अब प्लस माइनस चौथा बैंड क्या है गोल्ड, गोल्ड का कितना है ±5%, एंड द होल इज ओम. लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल. Let us say green, blue, gold and silver. Cute example. तो resistance is how much? भाई green की वैल्यू कितनी 5, blue की वैल्यू कितनी 6 into third band is what? Gold. Oh, third band में gold. Gold is 10⁻⁻1. So into 10⁻⁻1 plus minus fourth band is silver plus minus 10% ohm, and 56 into 10⁻⁻1 is 5.6 plus minus 10% ohm. Is this all clear? Any problem so far? No, sir. Okay, आगे बढ़ते. We talk about series and parallel connection of resistors. बहुत ही आला टॉपिक, a topic that you have dealt with in your class 10th, और लास्ट चैप्टर में भी हमने सीरीज और पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स किया था. सो वी आर वेल वर्स्ड, वी आर जस्ट मूविंग थ्रू, वी आर जस्ट पासिंग थ्रू series connection of resistors. So supposedly I have three resistors in series. Let us say this is R1, R2, R3, and connected with a battery of voltage V. आज हमने कैपेसिटर्स में देखा था कि भाई क्या सेम रहता है. भाई कैपेसिटर्स में याद है क्या सेम रहता है? चार्ज. यहां प्लस में से करंट निकला, पॉजिटिव में से टक 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 इसमें गया, जो करंट इसमें से जा रहा है वही करंट इसमें से जा रहा है, वही करंट इसमें से जा रहा है, और वही करंट वापस बैटरी में घुस रहा है. सो यू कैन सी इन सीरीज द करंट थ्रू ऑल रेजिस्टर्स इज सेम. दैट इज हाउ यू कैन फाइंड आउट कि ये सीरीज है. इन सीरीज द करंट थ्रू ऑल रेजिस्टर्स इज सेम, एंड पीडी डिवाइड होगा. ये V जो है इट विल डिवाइड एज V1, V2, V3, and we already can see here V is V1 plus V2 plus V3. V1 is by Ohm's law IR1, V2 IR2, V3 IR3, and as a result I get my equivalent series resistance RS is R1 plus R2 plus R3. अगर ऐसे n रेजिस्टर्स हो then series resistance RS is R1 plus R2 plus tak 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 plus Rn. Then we move on to parallel. Let's see parallel क्या गुल खिलाता है, हमें क्या सिखाता है. प्यारे लाल, ये रहा तीन रजिस्टर प्योरली पैरेलल and they are all connected to this battery V. सर स्विच नहीं लगाया, ठीक है चलो. R1, R2, R3. Now let us say current I comes out from this positive terminal. जब वो यहां जाएगा, अब वो करंट को तीन भाग में डिवाइड होना है. Let us say I1, उसमें से I में से I1 goes here, I2 goes here, I3 goes here. तो ये करंट के तीन टुकड़े हुए हैं. There are three parts to this current. And what will remain same across all? You can see this is the potential difference here. Same PD, same PD, same PD. So in parallel, the potential difference across all resistors is same. The PD, capacitor में भी यही था. PD across all resistors is same. And वहां पे चार्ज डिवाइड होता था कैपेसिटर्स में, यहां पे करंट डिवाइड होगा. करंट विल डिवाइड, एंड यहीं से मेरा कारवा शुरू होता है. दिस I will come out as I1 plus I2 plus I3, and I1
is V by R1, I2 V by R2, I3 V by R3, and as a result finally मुझे मिलता है 1 by Rp is 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. तो अगर मेरे पास n रेजिस्टर्स हो तो माई इक्विवेलेंट पैरेलल रेजिस्टेंस 1 by Rp is 1 by R1 plus 1 by R2 plus tac 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 plus 1 by Rn. अच्छा, let me give you a small tip here. I'm sure you know it. If R1 and R2 are in parallel, then equivalent resistance. Now you will tell me my own idea. कि सर दो है ना, हमको मालूम है 1 by Rp is 1 by R1 plus 1 by R2. पर इसको करने का एक सस्ता तरीका भी है. क्या? फटाफट इसको ऑपरेट करो, R1 R2 नीचे, R1 plus R2 ऊपर, एंड पलटी मरवा दो तो Rp becomes very simply R1 into R2 over R1 plus R2. By numerical solving में this tip will prove handy, will prove really handy. If you have two parallel resistors, then the equivalent you can find out in a jiffy. Don't need to do reciprocals and फिर final answer का भी reciprocal. Rp is simply R1 R2 over R1 plus R2. भाई तीन में वर्कआउट नहीं करेगा तो तीन में मत वो कर देना, सिर्फ दो में ही वर्कआउट करता है. Rp is R1 R2 over R1 plus R2. Just have a look. Okay. अब बात करते हैं EMF एंड टर्मिनल वोल्टेज की. भाई व्हाट इज EMF? इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट एक्चुअली इट इज नॉट फोर्स, इट इज एनर्जी, बट ये नाम चिटक गया है कन्वेंशन के हिसाब से. तो ना व्हाट इज एक्चुअली EMF? यू नो, आपके सेल पे सपोज आप मार्केट में यू गो टू बाय अ सेल, इट्स रिटन 1.5 वोल्ट. दैट 1.5 वोल्ट is the EMF of that cell. Now, how do we tend to find out EMF? You know, let me show you the schematic diagram of a cell. This is a cell. It has got two electrodes. Bad cell. Not Duracell. So, by diagrams tend to make me a little jittery. So this is the positive electrode. Diagram key. Let us call this point A. This is B. ये दोनों point solution में है. And this is the other electrode. We call it the negative electrode. We'll call it N. Okay. And यहाँ से ये सिचुएशन है भाई. फिलहाल यू नो राइट नाउ दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द एंटायर सॉल्यूशन. ओके, I hope you can see those 4 points. Let me write them in a different color so that you can very well see them. This is P, this is A, this is B, थोड़ा नीचे लिख रहा हूं, and this is N. Okay, now understand this. फिलहाल ये नहीं है. Okay, the battery is in its case. As a result, now P is the positive electrode. The potential difference between P and A, potential difference between P and A is V plus. The potential difference between N and B, potential difference between N and B. Now this is the negative electrode, so this is minus V माइनस नेगेटिव है करके. नाउ राइट नाउ कोई चार्जेस फ्लो नहीं हो रहे हैं. फिलहाल मैंने बैटरी को कहीं भी कनेक्ट नहीं किया. आपने देखा मैंने इसको उड़ा दिया. फिलहाल कहीं भी कनेक्टेड नहीं है बैटरी. हियर बैटरी इज नॉट कनेक्टेड टू एनी एक्सटर्नल सर्किट. बैटरी इज नॉट कनेक्टेड टू एक्सटर्नल सर्किट. एज अ रिजल्ट देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट आउटसाइड. कोई नहीं है, करंट कुछ नहीं है. डू यू अग्री? एज अ रिजल्ट ए और बी के बीच में भी कोई चार्जेस का आवागमन नहीं हो रहा. सो नो चार्जेस फ्लो बिटवीन ए एंड बी. इन शॉर्ट, A and B are at the same potential. That is,
points A and B are at same potential. So now the question as to what is actually the potential difference between P and N, that would be my net potential difference. Net potential difference of the battery is the PD between P and N. कैसे निकालेंगे भाई? मैं P और N के पोटेंशियल डिफरेंस को P और A के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस A से B का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस B से N का पोटेंशियल डिफरेंस करके डिवाइड करता हूं. PD between P and A plus PD between A and B plus PD between B and N. But what is potential difference between P and A? V plus. What is potential difference between A and B? 0. What is the potential difference between B and N? Sir, B and N नहीं है, N and B है. हाँ तो उसको उल्टा कर दो. So minus of minus V minus. So minus भाई कितना होगा? Minus plus. This is called epsilon, where epsilon is known as the EMF of the battery. EMF is when no current flows through the circuit. Very frankly, no current is flowing through the circuit. तब दो पॉइंट्स के बीच का, दो एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस is called epsilon, is called EMF. This is called open circuit condition because right now circuit is open, battery is open, कुछ भी ends में connected नहीं है. Now let's look at closed circuit condition. अब मैं एक रेजिस्टर लगा देता हूं. सर हम प्रैक्टिकली इस क्लोज सर्किट कंडीशन को कैसे समझ सकते हैं? आपने तो रेजिस्टर लगाया. You take the cell out from its packet and insert it into a clock. अब वो क्लॉक जो है ना, वो एक्सटर्नल रेजिस्टर है. It will start pulling current and as a result current will start flowing through the battery. This is now closed circuit condition. Now current comes out of positive terminal, chick, goes through the resistor and enters into negative terminal. So outer circuit में current flows from P to N and अब यहां से inside the electrolyte, inside the cell, current flows from N to P. अब A और B के बीच में चार्जेस का आवागमन शुरू हो जाएगा. एंड बिकॉज चार्जेस का आवागमन शुरू हो जाएगा तो the electrolyte will also offer some resistance. This resistance offered by the electrolyte to the flow of current is called internal resistance. So अब ये इस बात को हम नाम देते हैं टर्मिनल वोल्टेज. तो now current flows in outer circuit from P to N and inside the electrolyte, inside the cell from N to P. The resistance offered by the cell to the flow of current is called internal resistance. छोटा r नाम होता है उसका, internal resistance, and denoted as छोटा r. I am going to again find out the net PD between P and N, and I'm going to write the same equations: PD between P and A plus PD between A and B plus PD between B and N. I know PD between P and A, V plus, PD between B and N minus V minus. What is new is the PD between A and B. So the new PD between P and N is V is equal to V plus, ये तो है ही, plus V minus, ये भी है, and PD between A and B is minus I into R, क्योंकि A से B तक ही इलेक्ट्रोलाइट में से फ्लो होता है और इलेक्ट्रोलाइट का इंटरनल रेजिस्टेंस है R, current I is flowing, so what is the potential difference? Minus IR. I tend to know this, V plus plus V minus क्या है? Epsilon, which brings me to a very lovely equation. V is epsilon minus IR. This V is called
terminal voltage. And as you can see, during the flow of current, terminal voltage will be lesser than the EMF epsilon. मैंने आपको example दिया था कि suppose you have a battery of EMF 1.5 volt and you put it in a circuit and current starts flowing. If you might measure after some time, the potential difference between the two ends of the battery, it will not be 1.5. It will be 1.4, 1.42, something like that. That would be the terminal voltage because now current is flowing through the circuit. Okay, is this absolutely understood? No doubts? Shall we go on? So the hierarchy के आगे minus sign कैसा है? क्योंकि तेरे करंट कैसे जा रहा है यों से यों. So do you agree B is at a higher potential than A? Yes, sir. And as a result, you know, IR जो potential difference है वो A and B के बीच में नहीं है, actually B and A के बीच में. B and A के बीच में potential difference is IR, but अगर तू A और B के बीच में लेना चाहता है तो minus IR. बराबर? Yes, sir. Okay, and now let's go to Joule's law, Joule effect. मतलब actually the equation for heat developed when current flows through a circuit. Okay, flows through a resistor. So that is what is called Joule effect. You know, Joule saw that whenever current was flowing through a resistor, that heat energy was liberated. This heat is called Joule heat, and this effect is called Joule effect. We are trying to find out an equation for the amount of heat energy liberated when current passes through a resistor. So we'll call this, you can call this heating effect of current because Joule saw it first. They call it Joule effect. So let us say there are 2 points in a circuit. There are 2 points in a circuit. Let me draw the circuit, sir. Okay, this is circuit. Lay circuit lay. Okay. Okay. So this is what it is. Suppose current flows from A to B. As you can see, suppose current is flowing from A to B. Which point do you think is at a higher potential here? A. A. A is at a higher potential. B is at a lower potential. So here current flows from A to B. So point A, I might use, ideas, high pot, and point B is low potential. Now, suppose I were to take a charge delta Q from point A to point B. Let's take charge delta Q from A to B. Okay. First things first, how much is the change in potential energy? Change in electrostatic potential energy is. We have seen this in the last chapter. Delta U is the charge into the potential difference between what was the final point B, या final potential energy minus initial potential energy, जो भी करना चाहो, between B and A. तो चार्ज कितना है डेल्टा Q, and this is VB minus VA. हमने इसको नाम नहीं दिया है ना अभी. Now मैं इसको उड़ा देता हूं. मैं सबसे पहले कहता हूं let A बड़ा है ना, VA minus VB, let us call it V, and the change in electrostatic potential energy is, okay. Yeah. Oh my god, VA minus VB is V, so VB minus VA is what? Minus V. My pen has broken down, but don't worry, I got everything worked out. So मेरा delta U is minus delta Q into V. Yeah, delta Q. Also, बचपन में करंट के बारे में सुना था, delta Q by delta T. So how much is delta Q? Isn't it I delta T? So my delta U is minus VI delta T.
This is the change in potential energy. If you see change in potential energy is negative, by the law of conservation of charge, delta K plus delta U is 0, and therefore delta K is minus delta U. Minus delta U is how much? VI delta T. Oh man, lovely. And by the work energy theorem, हमको पता चला, thus work done delta W, which is change in kinetic energy, is VI delta T, and power P is delta W by delta T. Delta W by delta T is how much? Celebrated equation, gentlemen. P is equal to VI. अब इसी इक्वेशन के दो और फॉर्म्स हैं, बहुत ही बढ़िया फॉर्म्स हैं. ऑल्सो V is IR, so power again IR into I, isn't it? I square R. And also एक और also है लाइफ में, I is V by R, तो यहां I की जगह V by R, तो पावर हमारा B square by R. भले तीनों एक ही इक्वेशन में से फूटे हैं, but we tend to use them very carefully. If somebody asks me what is the power lost as heat, I will always use P is equal to I square R. Somebody asks me what is the power rating of a bulb or a heater, in power rating I will always use P is V square by R. And what is the power of a cell or a battery, I will tend to use P is epsilon I, or P is equal to VI. So all these three are to be used as and how the question will be asked. यही हीटिंग इफेक्ट यूज होता है इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक आयन, बल्ब में, फ्यूज में, एंड दिस इज द प्राइम रीजन व्हाई इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक पावर is transmitted at very high voltages through transmission lines from one place to another to minimize the loss due to heat. Okay, so this is what it is. Just have a look. Then we go on to Kirchhoff. Okay, shall we? And we go on to Kirchhoff. I think nothing lovelier than Kirchhoff in this entire chapter. Kirchhoff gave us a set of two laws, and those two laws help us in finding out exactly the current in any device, in any circuit, etc. वो सब काम Kirchhoff के laws से होता है. Okay, so let's do Kirchhoff's laws. We will not have to spend so much time on understanding them because we've already understood them to a very large extent. Many of you all are absolutely in love with Kirchhoff. So am I. So there is no need to reinvigorate that love because we already have a torrid affair going on. Kirchhoff के साथ तो बचपन से और लंबे टाइम तक चलेगा, लॉन्ग टर्म है ये. Okay, we'll go to the first law. First law is basically upon the law of conservation of charge. वो ये कहता है, suppose I got a junction. A junction is a point where more than two conductors meet. So I got the junction. I got some currents I1, I2, I4, I3 coming at junction A. You can see I1 and I3 are coming towards the junction. I2 and I4 are going away from the junction. Kirchhoff said that the total current entering the junction has to be equal to the total current leaving the junction. So how much is the total current entering the junction? I1 plus I3. And how much is the total current leaving the junction? I2 plus I4. This very precisely is Kirchhoff's first law. He says that charge cannot be accumulated at any point in the circuit at any junction. जितना चार्ज आएगा उतना वापस निकल जाएगा. So this was his sigma I is equal to 0. This is the law of conservation of charge.
आने वाले करंट को पॉजिटिव, जाने वाले करंट को नेगेटिव. दिस वाज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ. देन वी गो ऑन टू सेकंड लॉ. Second law is also called loop law, or you can also call it KVL, Kirchhoff's voltage law. This was KCL, Kirchhoff's current law. Second law gives us a set of rules in order to travel a closed path. You know, that's what a loop is. Suppose A से शुरू किए तुम, तो घूम फिर के वापस A पे आना है आपको, तब हो गया loop. A, B, C, D, A. That is your closed path. That is a loop. And Kirchhoff said the total sum of EMFs and the voltage drops, you know, IR drops in a closed path is always zero. Because आप एक पॉइंट पे जाते हो, पोटेंशियल VA है, घूम फिर के वही पॉइंट पे आते हो, पोटेंशियल वही रहेगा. So that is going to be zero. And through a loop, now this is the sign convention for resistors. If we go through a resistor, the potential drop is IR. If we move in the direction of current, then IR, the potential drop across the resistor, IR is, anybody can tell me? Negative. And if we move opposite to the direction of current, then IR is positive. उसी तरह जैसे रेजिस्टर्स के लिए है, उसी तरह सेल्स के लिए भी है. फॉर सेल्स, अब सेल में करंट का डायरेक्शन कोई मतलब नहीं रखता. इफ यू आर मूविंग थ्रू अ सेल, यू जस्ट हैव टू सी कि पहला कौन सा टर्मिनल आया, दूसरा कौन सा टर्मिनल आया. सो थ्रू अ सेल, इफ वी गो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल to negative terminal, you know, हम जा रहे, पहले पॉजिटिव टर्मिनल आया, फिर आगे बढ़े, नेगेटिव टर्मिनल आया, निकल गए. तो इट इज लाइक पॉजिटिव टू नेगेटिव, अच्छे से बुरा, इट इज गोइंग टू बी बुरा. देन EMF is taken negative. And if we go from the negative terminal, हम चले, पहले नेगेटिव टर्मिनल आया, उसके बाद पॉजिटिव टर्मिनल आया, देन EMF भाई बुरे से अच्छा इज अच्छा, देन EMF विल बी टेकन पॉजिटिव. और इन चीजों को इस्तेमाल करने के इतने सारे प्रयोजन हैं हमारे पास, इतने सारे बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स हैं. If I were to show you, I think number 8 or something or 7, I don't remember. Let me tell you, I don't tend to remember the numbers. बढ़िया था, you know, एक काइट जैसा न्यूमेरिकल था. 7 lols. तो let's do 7. Alright, illustration 7 on the go. I've got this circuit here, 10 volt battery, 1 ohm, 4 ohm, 2 ohm, 4 ohm, 2 ohm, and this is 5 volt. आप चाहो जहां से शुरू कर सकते हो. अगर बड़ी बैटरी में से शुरू करना चाहते हो, go ahead. That's the best thing to do. उसके पॉजिटिव में से शुरू किया. Let's call this I1. यहां पे जंक्शन आया, करंट विल डिवाइड. Let us call this I2. So I1 में से I2 निकल गया, कितना बचा यहां पे? I1 minus I2. Now this I2 reaches here. अब यहां से यू कैन कॉल I3, यू नो, बैटरी, इंडिपेंडेंट बैटरी में से I3 निकला. आप अलग तरीके से भी कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम. ये I3 यहां आया, I2 यहां आया, दोनों का मिलन हुआ और इसमें जाएगा I2 प्लस I3. दिस रीचेस हियर. I2 प्लस I3 में से यहां पे I1 जाना है, तो क्या बचा यहां पे? I2 प्लस I3 माइनस I1. जगह की थोड़ी तंगी हो सकती है. इधर यहां आया, ये I1 माइनस I2 से मिला, एंड फाइनली I3 again went into the negative of 5 volt. So as you can see, you have got 3 unknowns, I1, I2 and I3. In order to find out the values of these 3 unknowns, you will need 3 loops. तो हम कोई भी 3 लूप ले सकते हैं. We'll take loop A, B, C, A, KVL,
I will not solve them. I will just give you the equations. To loop A, B, C, A. A से शुरू कर रहे हैं तो पोटेंशियल इज VA. नाउ A, B जिस डायरेक्शन में आपने लूप दिया है ना उसी डायरेक्शन में चलते रहना. आप A, B, C, A बोले और A, C, B, A गए, रॉन्ग हो सकता है. सो A से B in the direction minus 4I2. So 4 ohm into current I2, तो 4I2 and in the direction जा रहे हो तो नेगेटिव. टक नीचे उतरे in the direction. अच्छा पोटेंशियल ड्रॉप कितना 2 into I2 plus I3. And since you are going in the direction of current, IR is negative. घुसे अंदर 1 into I1. So I1 in the direction again negative. अब बैटरी आई, बैटरी का कौन सा टर्मिनल आया? नेगेटिव. नेगेटिव से पॉजिटिव, बुरे से अच्छा. हाउ मच इज दैट सपोज टू बी? अच्छा. एंड फिर आया ए, तो इज इक्वल टू VA. हाँ, यू कैन कैंसिल आउट VA, नो प्रॉब्लम्स. तो तुम्हारा इक्वेशन बन जाएगा -4I2 -2. यू कैन ओपन ब्रैकेट्स ऑल्सो. ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 हो सकता है. तुम ओपन अप करो उसके बाद. फिर यू टेक लूप ADCA, KVL टू लूप ADCA, A से D. तो पहले तो A पे VA in the direction -4I1 -I2. ऊपर गए भाई, पोटेंशियल ड्रॉप कितना? 2I2 plus I3 minus I1. एंड ऑपोजिट में जा रहे हो तो पॉजिटिव. अगेन 1I1 इन द डायरेक्शन नेगेटिव. वापिस वही 10 वोल्ट की बैटरी, बुरे से अच्छा, तो +10 is equal to VA. Cancel out VA, it becomes equation number 2. And finally KVL to loop BCD, इसको एप्सिलॉन नाम देता हूं. BCD एप्सिलॉन B, VCD एप्सिलॉन B. तो you are starting from B, so you have what? VB. फिर 2 into I2 plus I3. Anyone telling me प्लस या माइनस? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है तो माइनस. अगेन 2I2 plus I3 minus I1. एंड इन द डायरेक्शन तो अगेन नेगेटिव. और फिर यहां से यहां गया, कहीं और मत चले जाना. बुरे से अच्छा इज अच्छा इज इक्वल टू VB. एज ब्यूटिफुल एज इट लुक्स एंड एज लवली एज इट सीम्स. तीनों को सॉल्व करो, फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ I1, I2 and I3. Any problems so far? The rest is mathematics. Yeah. Any problems? No? Then we go on to a lovely idea which is called Wheatstone bridge. You know, a device that is used to, an arrangement that is used to find out the value of an unknown resistor using 3 known resistances is called a Wheatstone bridge. Okay? So let's see what a Wheatstone bridge looks like. इसमें 4 resistors होते हैं, R1, R2, R3, R4. एंड एक अननोन होता है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है. और इसमें हम एक गैल्वेनोमीटर भी यूज करते हैं. लुक्स गुड. ओके. एंड इन दोनों के बीच में मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया है. एंड सर्किट यहां से शुरू होता है. दिस इज द बैटरी, दिस इज द की. ओके, लेट मी कॉल दिस A B C D या A B C D. दिस इज R1, नहीं, दिस वाज R2, दिस वाज R1, R1 R2, दिस इज R3, this is R4. Let me say R4 is unknown. You can take any one unknown, it doesn't matter. R1 and R2 are known and variable and R3 is standard. Now यहां से करंट शुरू हुआ और यहां पे गया. Let us say I2 यहां जाएगा, I1 यहां जाएगा. एंड यहां पे से इसमें से IG निकला तो यहां पे गया I2 minus IG और यहां पे आया I1 प्लस IG और ये दोनों मिले एंड I.
आ गया वापस। बट यू कैन सी ऑल ब्रांचेस हैव डिफरेंट करंट्स। इसमें I2 है, इसमें I1 है, इसमें I1 प्लस IG है, इसमें I2 माइनस IG। इफ समहाउ वी कैन चेंज R2, R1 एक्सेट्रा, एंड उस तरीके से I can do something wherein the current through the galvanometer suddenly becomes, it does not suddenly becomes, but gradually becomes zero. Don't you agree? जो I2 यहां आया था वो सब इसमें चला जाएगा, एंड जो I1 यहां आया था वो सब इसमें आ जाएगा। In short, when you arrange resistors in such a way that the current through the galvanometer is zero, so when current through gal is zero, the bridge is said to be balanced. And is balanced condition में when you take KVL across the loops, so KVL to loop A B C A, तुम लेते हो A से B, C से A, तो माइनस I2 R2 प्लस I1 R1 is equal to 0. So I2 R2 is equal to I1 R1. उसी तरह let's put a loop through DBCD. I2 R4 is equal to I1 R3. Oh my god. And now I shall divide 1 and 2. Divide 1 and 2. तो I2 R2 by I2 R4, I2 कर जाएगा R2 by R4 is R1 by R3, एंड इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट करके R1 को नीचे लेता हूं, R4 को ऊपर। व्हाट एम आई लेफ्ट विथ? R2 by R1 is R4 by R3। मुझे R2 पता है, R1 पता है, R3 पता है। So using this equation, do you agree I can find the value of a known resistor R4? This is the equation for the balanced condition of the Wheatstone bridge. इसका application is called meter bridge. सर एप्लीकेशन मतलब ये क्या अच्छा एप्लीकेशन नहीं है? नहीं है ना, पर इसमें 4 रेजिस्टर हो जाते हैं। मीटर ब्रिज एक ऐसी डिवाइस है जिसमें 2 ही रेजिस्टर यूज करता हूं मैं, एक अननोन और एक नोन, और बाकी के 2 रेजिस्टर के स्थान पे आई एम गोइंग टू यूज अ वायर, लंबा वायर। सो लेट मी शो दैट टू यू। ये तुम्हारा अरेंजमेंट है। यहां पे बीच में ये वायर लगाया है। ओके, लेट अस कॉल द वायर ए बी, एंड ये तुम्हारा आई फॉरगॉट दिस इज आर एंड दिस इज एस। ओके, एंड बाकी सर्किट ड्राइविंग ये रहा। तो एज आई सेड, सपोज आर अननोन है, एस नोन है, तो बाकी के 2 रजिस्टर कौन काम करेगा? यहां पे ये गैल्वेनोमीटर है और ये है जॉकी। जॉकी इज अ पॉइंटर विच कनेक्ट्स द सर्किट। सो लेट अस से दिस इज पॉइंट सी, दिस इज L1। AB is a 100 centimeter long wire, and what do you do? आप जॉकी को टैप 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 करते जाते हो। इस पॉइंट पे लेट अस से एट पॉइंट सी तुमको नल पॉइंट मिलता है। इन शॉर्ट, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर is 0. So at point C on the wire, current through gal is 0. भाई अर्थात हमारा ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है, मीटर ब्रिज जो है, वो बैलेंस हो चुका है। तो इसका मतलब है R अपॉन S, आप इस तरह भी ले सकते हो, R अपॉन S is resistance of AC over resistance of CB. So in balanced condition, यही तो सिखाता है हमको ये इक्वेशन। In balanced condition, R upon S is balanced by resistance of AC over resistance of BC. If I say the resistance per unit length is RCM, तो this is RCM into कितना लेंथ है AC का? L1 over RCM into, अच्छा, if पूरा is 100, this much is L1, how much is this? Isn't this 100 minus L1? So RCM into 100
minus L1, RCM goes away, and you are left with a lovely equation. Therefore, R by S is L1 over 100 minus L1. Is this absolutely agreeable? As a meter bridge, the equation for a balanced meter bridge. Then we go on to the last idea of this chapter, which is potentiometer. Lovely चीज है ये पोटेंशियोमीटर. सर सारी आइटम लवली है भाई, तुम्हारे देखने में प्यार होना चाहिए, क्योंकि अगर अच्छी नहीं लगती है तो बार बार देखो, 1000 बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिल बाटा. That is what the thing is, man. You know, with every revision we do, with every new look we give, we are trying to establish a connection between these things and us. That is what it is. बार बार देखने का मतलब क्या है? अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो हम उसको बार बार देखेंगे, बार बार, 1000 बार. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे को भी समझ में नहीं आती, तो I keep looking at them again and again and again, and maybe by looking at them again and again and again, एक नया विजन डेवलप हो जाता है, एक नया आउटलुक डेवलप हो जाता है, और फाइनली वो चीज अपने अंदर क्लिक हो जाती है. सो वो क्लिक होने के लिए यू हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस. देयर इज नो शॉर्टकट. आई एम सॉरी अबाउट दैट. कोई शॉर्टकट नहीं है. हाँ, आई कैन ट्राई टू मेक इट इजी फॉर यू. सो पोटेंशियोमीटर एक्चुअली वायर ही है, लंबा वायर है. क्या करता है? कुछ चीजों में काम आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल to compare the EMFs of two cells, या to find out the internal resistance of any cell. उस चीजों में काम आता है. तो पहले प्रिंसिपल देख लेते हैं उसका. मेरे पास ये बटरिया है, की है ये, एंड यहां से सेल, ये वायर कनेक्ट होना शुरू हो जाता. मैं ट्याऊं कभी कभी मैं ही भूल जाता हूं कितने मारने थे. देखा, लोचा मार दिया. अभी एक और मारना पड़ेगा भाई, पहले सोच के मारना यार. ओके, दिस AB is a potentiometer wire. AB is a potentiometer wire of length L, let us say. Okay, अब ये एप्सिलॉन है. एंड द बिगेस्ट कैरेक्टरिस्टिक, अगर आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि ये वायर फूट ना जाए. ये रेजिस्टेंस बॉक्स जब भी लगाते हो याद रखना, इट्स देयर टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इनटू द सर्किट. एंड नाउ सपोज यू गॉट दिस पॉइंट एज C, लेट अस से. लेट AC be length L. Then the potential difference between AC will be proportional to the length of the wire. अगर तुम पॉइंट यहां लेते तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा आता, A और B लेते तो पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम आता. सो PD between A and C is proportional to length AC. So PD between A and C को हम VL कहते हैं, आपको जो कहना हो वो कह सकते हो, and that is proportional to L. And let me introduce a constant of proportionality. We call it phi. So V is equal to phi L. Okay. This is the idea. Phi, let me tell you what is phi. Phi is the potential drop per unit length. Okay. अब इस सर्किट में how are you going to compare the EMFs of two cells? So first, to compare EMFs of two unknown cells, two different cells. Thankfully इसी सर्किट में काम हो जाना है हमारा. अच्छा, मैं क्या करूंगा, मैं ये ना 2 सेल है अलग अलग, कम्यूटेटर की के जरिए दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, और यहां पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया, वही अपना स्टैंडर्ड स्टफ, जॉकी. लेट्स कॉल इट N1. पहले इस सेल का EMF एप्सिलॉन 1, इस सेल का EMF एप्सिलॉन 2. सो लेट्स कनेक्ट एप्सिलॉन 1 टू द गैल्वेनोमीटर एंड जॉकी. तो अब एप्सिलॉन 1 प्ले में है, एप्सिलॉन 2 नहीं है. तो नल पॉइंट इज एट N1. सर व्हाट इज मीनिंग नल पॉइंट?
नल पॉइंट का मतलब है जहां पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन बिकम जीरो, एंड उसका मतलब यह है कि जितना पोटेंशियल ड्रॉप लेंथ ए और N1 के बीच है, that is equal to the EMF epsilon 1 of this cell. So potential drop between A and N1 is equal to EMF of cell 1. By how much is EMF of cell 1? We'll call it epsilon 1, and we'll call this VL1. How much is VL1? Isn't it phi into L1? This is my equation 1. And अब मैं स्विच को, पहले मैंने 1 और 3 को कनेक्ट किया था, अब उसको निकाल के मैं 2 और 3 को कनेक्ट करता हूं. लेट्स रिमूव एप्सिलॉन 1 एंड इंट्रोड्यूस एप्सिलॉन 2 टू गैल्वेनोमीटर एंड जॉकी. और इस बार लेट अस से नल पॉइंट कहीं आता है N2 पे, नल पॉइंट इज एट N2. इसका मतलब यह है कि EMF of cell 2 is equal to potential drop between A and N2. So epsilon 2 is VL2 या V2 is equal to phi into L2. If you are looking closely at equations 1 and 2, yeah, epsilon 1 is phi L1, equation 2 epsilon 2 is phi L2. Dividing 1 and 2 हमको मिल जाता है ब्लू में, ब्लू epsilon 1 by epsilon 2 is phi L1 by phi L2. Phi goes away, so epsilon 1 by epsilon 2 is L1 by L2, and L1 और L2 मेजर करने से आप वहां पे रखोगे तो epsilon 1 by epsilon 2 का वैल्यू मिल जाएगा. So this was how to compare EMFs of two cells. The second use is how to measure the internal resistance of a cell. My basic idea remains same, to measure internal resistance of a cell. Let me take this much off. Diagram remains same thankfully, नहीं तो फिर से दंगे हो जाते, डायग्राम बनाने के धंधे हो जाते. So अब इस बार क्या किया, सेम ओल्ड आइडिया बट थोड़ा सा चेंजेस किया. तो क्या चेंज है, दिस इज पॉइंट ए. इसके साथ मैं बैटरी लगा रहा हूं, एंड नहीं की यहां पे नहीं है, लेट अस कॉल दिस एप्सिलॉन डैश, इसको एप्सिलॉन डैश कहते हैं. और इसके साथ यू नो आई हैव अ रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बॉक्स आर which is connected with key K2. बाकी का सर्किट same as before. Okay. Now first, initially K2 is open. K2 open होने से रेजिस्टेंस बॉक्स पिक्चर में आएगा नहीं. तो ये एप्सिलॉन is connected to galvanometer and jockey, and cell epsilon 1, yeah, epsilon dash, yeah, epsilon, cell epsilon is connected to galvanometer and jockey. Null point is at N1. Same old idea कि EMF of cell, EMF is equal to potential drop between A and N1. इस वाले में कोई फर्क नहीं. So epsilon is phi L1, मेरा पहला इक्वेशन. नाउ हमने K2 बंद किया. नाउ की K2 is close. You will ask me, sir, इससे क्या फर्क पड़ेगा? You know, when I close K2, now resistance box comes with the cell, and as a result इस internal circuit में भी करंट पास होने लगता है. एंड अब मेरे को नल पॉइंट मिलता है N2 पे. So resistance box, external resistor comes into the picture, comes into the circuit, and null point is at N2. इस बार null point का क्या मतलब है भाई? इस बार सेल ओपन सर्किट नहीं रहा, इस बार सेल क्लोज सर्किट हो गया. तो सेल के दो टर्मिनल्स के बीच में कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस होगा? वोंट इट बी टर्मिनल वोल्टेज? सो टर्मिनल वोल्टेज is equal to potential drop between A and N2. ओह, तो इस बार अब V हो जाएगा.
So V is phi L2. And now let's divide 1 and 2. So phi gets cut. Epsilon by V is L1 by L2. सर इसका क्या करेंगे? But everybody knows epsilon is बड़ा I, बड़ा R प्लस छोटा r, जबकि V is IR. इन दोनों को यहां लगा डाला एंड एज ए रिजल्ट फाइनली हमको मिलता है छोटा r इज बड़ा R L1 by L2 minus 1. So this is the internal resistance of this cell. Bada R is the external resistance of the resistance box. L1 is null point length when resistance box is not connected, and L2 is the null point length when resistance box is there in the picture. Alright, I think यहाँ पे खत्म होता है, but मैं illustration 10 करने जा रहा हूँ. Stay with me. Alright, illustration number 10 आपके सामने. This is the circuit. Now this is a rheostat जिसका resistance RO है, and ये एक और external resistor है R, and इसका pointer मैंने exactly बीच में रखा है. So actually this much is RO by 2, this much is RO by 2. I make a new circuit something like this. ये नई सर्किट जो है ना काफी क्लैरिटी लाती है काम में. So this is RO by 2, this is RO by 2, this is R. Now, do you agree RO by 2 and R are in parallel? So R and RO by 2 are in parallel. Let me call it R1. So R1, आपको पता ही ना, दो रेजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं तो R1 into R2 over R1 plus R2. So R1 is R into RO by 2 over R plus RO by 2. तो क्या मिलेगा? R RO by 2 over 2R plus RO by 2. 2 कट गया. So this is a key equation. We call it R1 is R into RO over 2R plus RO. I'll call it equation number 1. अब ये जो R1 है इन दोनों का parallel, is it in series with RO by 2? So R1 and RO by 2 are in series, which gives me my R equivalent is R1 plus RO by 2. R1 कितना? ये रहा. सब कुछ मेरे पास रेडी है. प्लस RO by 2. So what I do, मैं LCM लेना शुरू करता हूं. 2R RO ये यहां गया, फिर ये 2R RO प्लस RO का स्क्वायर. सो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ? RO स्क्वायर. मेरा फाइनल इक्वेशन है ये, तो मैं इसको ब्लू में लिखूंगा. R इक्विवेलेंट इज RO स्क्वायर प्लस 4R RO ओवर 2R प्लस RO. मुझे करंट चाहिए, यहां से ये V है और करंट शुरू हुआ I, तो करंट I इज V बाय R इक्विवेलेंट. करंट I is V by R equivalent. So that also is in blue. V by R equivalent कितना है? RO स्क्वायर प्लस, तो ये 2R प्लस RO जो है ऊपर चढ़ जाएगा. I hope you can see that 2V into 2R प्लस RO ओवर, इसमें से RO कॉमन लेना है तो ले लो आप, RO ब्रैकेट RO प्लस 4R. सर हम चाहते क्या है एक्चुअली? हम चाह रहे हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B. सो PD बिटवीन A एंड B VAB is current into resistance between A and B. And what is resistance between A and B called? Isn't it called R1? So this is I into R1. मेरे पास I है, ये रहा 2V 2R प्लस RO. इसमें बहुत सारा RO है ना, पब्लिक की इसी में टेंशन बढ़ जाता है, कहा किसको डालूं. R1 अपना तो एक ही उसूल है, डालते जाओ यार, फिर देखेंगे. भाई कटने वाले आइटम आ गए. 2R प्लस RO कट गया, RO कट गया, तो हुण की बच गया? तो VAB 2V इंटू 2R मतलब 4VR, तंबूरा 4VR, 2V इंटू R है ओवर
RO प्लस 4R। क्या देखो तो आंसर सही है अपना कि कुछ गड़बड़ है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? सही है, चेक कीजिए। वेरी गुड। सो VAB is 2VR over RO plus 4R. Lovely numerical this. कोई शक इसमें? नो सर। अच्छा, कोई और न्यूमेरिकल वगैरह आपको कोई डाउट हो तो मेरे को बताइएगा, तो मैं उसको भी सॉल्व करूंगा। ऑलराइट, टिल दैट टाइम यू कीप ऑन सॉल्विंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय।